नाउ इट इज ओके। सो सेक्शन 16 एलिजिबिलिटी कंडीशंस टेकिंग ऑफ आईटीसी के रिलेटेड है। सेक्शन 16(1) के अंदर हमारे लिए सेक्शन 49 को इन्होंने लिंक कर दिया। सेक्शन 49 के साथ में फर्दरेंस ऑफ बिजनेस और सच अमाउंट इज क्रेडिटेड टू इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर। अब ये इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर क्या है, ये कैसे इसमें क्रेडिट होगा, इसके ऊपर भी सारी चीज़ें आगे निर्भर है कि हमको आईटीसी मिलेगा क्या नहीं मिलेगा। बट जब हम ये सेक्शन 16 पढ़ते हैं तो ये जवाबदारी किसकी है? ये साइड में आर लिखा है, देखो आर मीन्स रेसिपिएंट। अगर रेसिपिएंट ने ये सेक्शन का कंप्लायंस नहीं किया तो उसको आईटीसी मिलेगा नहीं। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब ये सेक्शन के अंदर कोई चेंज उन्होंने किया नहीं, 17 से लेके आज तक ये सेक्शन कायम है। तो इसका मतलब ये हुआ दिस इज अ प्राइम थिंग विच द गवर्नमेंट इज नॉट डिस्टर्बिंग एंड दिस सेक्शन 16(1) इज द प्राइम सेक्शन। बट व्हाट आर द इश्यूज कमिंग आउट ऑफ दिस? अगर सेक्शन 16(1) के हिसाब से आईटीसी नहीं देंगे तो संजीवनी नॉन फेरस ट्रेडिंग कंपनी का ऑलरेडी गुजरात हाईकोर्ट का जजमेंट है, वो बहुत क्लियर बोलता है कि आईटीसी विदाउट अपॉर्चुनिटी आप डिनाई नहीं कर सकते। यानी सेक्शन 16 के कौन से सेक्शन का नॉन कंप्लायंस है ये आप बताइए, अदरवाइज सेक्शन 16(1) के हिसाब से तो मुझे आईटीसी मिलना चाहिए। मेरा नॉन कंप्लायंस कहाँ है ये बताइए। शो कॉज नोटिस मस्ट बी स्पीकिंग, तभी आपको आईटीसी डिनायल हो सकता है। अगर वहां पर कोई मेंशन नहीं है तो आईटीसी डिनाय होगा नहीं। अब चलते हैं सेक्शन 16(2), नो रजिस्टर्ड पर्सन शैल बी एलिजिबल फॉर आईटीसी। अब ये क्या चीज थी? शुरुआत के अंदर कुछ केसेस हुई थी कि मैं वेस्ट बंगाल के अंदर रजिस्टर्ड हूँ और मेरा बंदा दिल्ली में जाके रुकता है, वहाँ पर होटल में रुकता है, तो वो इमूवेबल प्रॉपर्टी है, वो CGST दिल्ली का लगाता है, तो मुझे आईटीसी मिलना चाहिए। तो वेस्ट बंगाल का आईटी क्लियर था ये यार कि भैया आपको आईटीसी नहीं मिलेगा क्योंकि दिल्ली में आप रजिस्टर्ड नहीं हो। तो CGST का मिलना चाहिए, तो CGST का भी नहीं मिलेगा क्योंकि दिल्ली में रजिस्टर्ड नहीं है। अब नेक्स्ट आते हैं सेक्शन 16(2)(a। ये कहता है पोजेशन ऑफ टैक्स इनवॉइस। अब यहां पर क्या लिटिगेशन है? बहुत सिंपल लिटिगेशन अब डेवलप हो गए। सामने वाले को ई इनवॉइस जनरेट करना चाहिए था, 10 करोड़ उसके क्रॉस हो गए थे, अब वो 5 करोड़ के लिमिट आ गई है। सामने वाले ने ई इनवॉइस जनरेट नहीं किया, मुझे नॉर्मल टैक्स इनवॉइस दिया और केसेस आई है हमारे सामने। सीए भाई लोग ने हमको व्हाट्सएप भी किए हैं कि सर वो सामने वाला बोलता है कि आईटीसी मिलेगा नहीं क्योंकि यू डोंट हैव अ पोजीशन ऑफ अ करेक्ट टैक्स इनवॉइस, क्योंकि सामने वाले ने ई इनवॉइस देना था और मेरे पास में सिर्फ टैक्स इनवॉइस है। फ्रेंड्स, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी रेसिपिएंट पे डाली हुई है और टैक्स इनवॉइस की रिस्पॉन्सिबिलिटी किस पे डाली हुई है? सप्लायर के। तो सप्लायर के गलती के वजह से मेरा आईटीसी जाएगा क्या? अकॉर्डिंग टू मी इट्स अ प्रोसीजरल कंप्लायंस। ये आईटीसी आपका मना नहीं होना चाहिए। भले ही आपने सॉफ्ट कॉपी से प्रिंट निकाल के दे दिया, पोजीशन में आपके हार्ड कॉपी नहीं भी है, तो भी आईटीसी मना नहीं होनी चाहिए। एक केस ऐसी आई थी कि वो ऑडिट पार्टी आई, उसने सर्वे किया और बोला कि आपके पास इनवॉइसेस की फाइल नहीं है, हम आपको आईटीसी देंगे नहीं, पोजीशन नहीं है। बट सॉफ्ट कॉपी में भी है तो इट्स अ पोजीशन, ये होना चाहिए। और इसके साथ में डेबिट नोट भी दिया है और एनी अदर सच ड्यूटी पेइंग डॉक्यूमेंट्स। तो 3 डॉक्यूमेंट्स की बात है, एक है टैक्स इनवॉइस, एक है डेबिट नोट और एक है ड्यूटी पेइंग डॉक्यूमेंट्स। इसका पोजीशन तो ये कोई चेंज नहीं है, इसमें कोई ज़्यादा इशू आना नहीं चाहिए। बट इश्यूज आ रहे हैं कि सामने वाले ने ई इनवॉइस देना था और हमारे पास में वो नॉर्मल इनवॉइस है क्योंकि उसने मुझे फिजिकली नॉर्मल इनवॉइस दिया। तो टाटा मोटर्स का झारखंड का केस है, यहां पर बहुत क्लियर कट दिया है कि माइनर प्रोसीजरल लैप्सेस से आपने आईटीसी मना नहीं करना चाहिए। अब टैक्स इनवॉइस के अंदर जीएसटी नंबर है, सब कुछ है और छोटा सा माइनर मिस्टेक है कोई, तो आईटीसी मना नहीं होना चाहिए। तो ये हमारे लिए एक केस है जो साथ में हमारे को रखनी चाहिए। देन कम्स 16(2)(a। ये 16(2)(a जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है। बट अब ये साइड में देखा आपने क्या आया है? एस। तो ये जवाबदारी किसकी है? ये सप्लायर की जवाबदारी है कि वो GSTR1 भरे। वो जब GSTR1 भरेगा तो फिर GSTN नेटवर्क की जवाबदारी है कि वो कम्युनिकेट मुझे करे एज अ रेसिपिएंट।
और यहीं से झगड़ा शुरू होगा। इसी सेक्शन से आपकी लड़ाई आगे चलेगी। पहले वाली लड़ाई के अंदर हमने गलती करी तो हमारे को प्रॉब्लम था, बट अब यहां पर सप्लायर प्रॉब्लम करेगा तो हमारे को प्रॉब्लम आएगी। वो GSTR1 लेट फाइल करेगा तो वो लेट रिफ्लेक्ट होगा, हमारे को ITC की प्रॉब्लम आएगी। ये सेक्शन 16(2) है। और ये 16(2) पहले था ही नहीं, 17-18 में था नहीं, 18-19 में नहीं था, 19 बीच के अंदर ये था क्या, ये रूल 36(4) के रूप में घुसा दिया था उन्होंने, सेक्शन नहीं था। पर आज भी हमको नोटिसेस आती है कि तुम्हारे 2B में 2A में नहीं दिख रहा है और हम आपको ITC देंगे नहीं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि 1 जनवरी 2022 से ये आया है और ये आगे चलेगा। तो इसके पहले तो सेक्शन था ही नहीं, तो मुझे कैसे वो ITC मना कर सकते। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस कि जहां पर भी ये इशू आएगा हमको फाइट करना पड़ेगा कि ये मेरी कोई गलती नहीं है, मुझे ITC मिलना चाहिए। सामने वाला 1 फाइल नहीं कर रहा है, सामने वाले ने B2C में डाल दिया है, सामने वाले ने मेरा गलत GSTN नंबर डाला है, तो भी मुझे ITC मिलना चाहिए। और इसके लिए महालक्ष्मी इंफ्रा का जजमेंट है जो अपन रेफर कर सकते हैं। और यहाँ पर उन्होंने बहुत क्लियर कहा था कि रॉन्ग GST नंबर डाला है तो उसको 1 करेक्ट करने का दो। अब 1 हमको अमेंड करने देते नहीं है, तो 1 अगर अमेंड होगा नहीं तो सामने वाले को दिखेगा नहीं तो आप ITC दोगे नहीं। तो कोर्ट ने कहा ऐसा चलेगा नहीं, उसको 1 अमेंड करने दो, नहीं तो इसको ITC दो। नेक्स्ट 16(2)(b, ये 16(2)(b के ऊपर कुछ बवाल होना शुरू हो गए हैं कि रिसीव्ड द गुड्स, कि सामने वाले को गुड्स मिले है क्या नहीं, ITC लेता है, सामने वाले को सर्विसेज मिले है क्या नहीं, ITC वो ले रहा है। और ये झगड़ा बहुत चलेगा। जहां पर भी फिक्टिशियस ट्रांजैक्शंस है वो यही बोलेगा कि मूवमेंट ऑफ गुड्स नहीं है तो हम आपको ITC देंगे नहीं। और ये जो मूवमेंट ऑफ गुड्स है इसके ऊपर कुछ केसेस भी है जो हम आगे देखेंगे कि उसका कैसा उन्होंने यूज किया है। नाउ कम्स अनदर इंपॉर्टेंट 16(2)(ba। 10 साल के बाद में कैसे सेक्शंस रहेंगे आपको पता है, 16(2)(ba)(z)(z)(1)(a। और हम CA में अगर GST में बच्चों को फेल करना है या बच्चों को मुश्किल में डालना है तो ऐसे ही सब सेक्शन वेक्शन डाल देते हैं, वो बच्चा परेशान हो जाता है। प्रैक्टिकली ये जो हमारी चीजें आ जाती है ये बहुत तकलीफ देती है टू रिमाइंड कि ये सेक्शन क्या है। अब ये 16(2)(ba क्या है, ये 16(2)(ba इज अ फ्यूचर लिटिगेशन सेक्शन। यहां पर उन्होंने सारे पावर्स खुद के पास ले लिए कि ये जो भी हमने आपको 2B के अंदर बताया है, अभी पूरा ITC कहां दिखता है अपने को, कहां दिखता है, 2A या 2B। अब ये जो 2A में दिख रहा है या अब ये जो पहले दिखा था, अब हम इसके हिसाब से ITC आपको देंगे बट सेक्शन 38 के हिसाब से देंगे। नाउ कम्स द रियल प्रॉब्लम ऑफ ITC, क्योंकि अभी तक हमारे को ये था कि मेरे 2A 2B में दिख गया, मुझे ITC मिल गया, but it is not the case. Now the future of litigation lies in section 38. अब ये section 38 क्या है इसके ऊपर भी हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। एंड यहाँ पर क्लियर कर दिया उन्होंने कि जो भी ITC कम्युनिकेट हुआ है वो 38 में रिस्ट्रिक्ट नहीं होना चाहिए। और ये कब आया, ये आया 1 अक्टूबर 2022 से। सो फ्रेंड्स, दिस इज फ्यूचर ऑफ लिटिगेशन। अब यहां पर हम थोड़ा सा आगे देखेंगे व्हाट इज द इश्यूज इन दिस इन आवर कमिंग स्लाइड्स। क्या है ये, ITC लू, आगे जाऊं कि नहीं जाऊं। वो बोल रहे हैं कि जाओ, ब्लू ग्रीन लाइट लग गया तुरंत मालूम पड़ता है कि रेड लाइट। सो दिस इज द कंफ्यूजन ऑफ ITC पर्सन कि what he will do with that ITC, and we have to remove this confusion. ये ऐसा सेक्शन है
जिसको कोर्ट्स के अंदर भी अपील किया है, जिसमें हम हर बार झगड़ा कर रहे हैं, वो है सेक्शन 16(2)(c), टैक्स पेड। अब किसने टैक्स भरना चाहिए? सप्लायर। सप्लायर ने टैक्स भरना चाहिए। तो इसमें रेसिपिएंट की क्या गलती है? अगर वो नहीं भरे तो मुझे आईटीसी नहीं मिलेगा क्या? तो ये सारी जवाबदारी हमारे ऊपर डाल दी, ऐसा यहां पर लगता है, और यहीं पे लिटिगेशन होगा। ये सप्लायर की जवाबदारी है, और अगर इस सेक्शन के अंदर हमारे को आईटीसी नहीं मिलेगा तो हम झगड़ा पक्का करने वाले, बिकॉज इट्स अ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द सप्लायर। व्हाट इज द मशीनरी अवेलेबल टू द रेसिपिएंट, और पूरा झगड़ा जो हो रहा है वो इसी के ऊपर से हो रहा है। और अब तो आगे यूटिलाइजेशन ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट से भी अगर वो लायबिलिटी क्लियर करेगा, और बाद में 38 में हम जाएंगे सेक्शन में आगे फ्यूचर में, तो वहां पर भी ये लिटिगेशन खड़ा कर रहा है। अब पहले 43 सेक्शन से ये लिंक था, अब इसको उठा के उन्होंने 41 से कर दिया है। तो 41 से क्या चालाकी की है ये भी पता चलेगा जब हम सेक्शन 41 में जाएंगे। अब ये गर्जर सिंह का एक छोटा सा राजस्थान हाईकोर्ट का केस है जो बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। यहां पर उन्होंने कहा कि ये ऑर्डर तो हमने पास कर दी, आप कोर्ट में आ गए, कोर्ट ने बोला ऑफिसर को कि टैक्स पे हुआ है क्या इसके ऊपर? तो ऑफिसर बोलता है सर ये टैक्स पे हुआ है। तो बोले फिर तूने क्यों आईटीसी मना किया? तो बोले उस टाइम मेरे पास में ये नहीं था। तो कोर्ट ने बोला नथिंग डूइंग, बिफोर अप्लाइंग योर माइंड यू चेक कि टैक्स पे हुआ है कि नहीं, सारे प्रोसीजर्स आपने किए कि नहीं, देन कम्स टू अस। तो ये एक इंपॉर्टेंट जजमेंट है जो अपने लिए काम का है। फिर रिलायंस रिटेल का भी जजमेंट है, ये भी बहुत क्लियर किया है। द कोर्ट रूल इन फेवर ऑफ असेसी, आईटीसी कैन नॉट बी डिनाइड ऑन नॉन पेमेंट ऑफ टैक्स ऑफ द सप्लायर। बट आज तो प्रैक्टिकली ये उल्टा ही हो रहा है, रेसिपिएंट के ऊपर ही डाल रहे हैं वो। तो हमको ये चीज़ें ध्यान में रखनी पड़ेगी। देन कम्स LGW, ये लैंडमार्क जजमेंट है, हमारे लिए बहुत काम का है, क्योंकि यहाँ पर भी बहुत क्लियर किया था कलकत्ता हाईकोर्ट ने कि आपको हम तकलीफ नहीं देंगे, आपको आईटीसी मिलेगा, जेन्युइन ट्रांजैक्शंस है, वैलिड ट्रांजैक्शंस है तो मिलेगा। और आपको ये देखना जरूरी है कि सामने वाला जो सप्लायर था उसने टैक्स क्यों नहीं भरा, उसका रजिस्ट्रेशन क्या कैंसिल हुआ था, क्यों कैंसिल हुआ था, ये सब आपका काम है, ये रेसिपिएंट के ऊपर आप डाल नहीं सकते। और इसी को ध्यान में रखते हुए गार्गो ट्रेडर्स का ये रिसेंट जजमेंट है, और इसका फायदा बहुत होने वाला है। हमको नॉन जेन्युइन टैक्स पेयर, नॉन रजिस्टर्ड टैक्स पेयर्स बोल के आईटीसी मना कर दिया गया कि ये इसका रजिस्ट्रेशन सू मोटो फ्रॉम डेट ऑफ ग्रांटिंग कैंसिल है, आपको आईटीसी नहीं मिलेगा। अब जब उसने मेरे को माल बेचा तब मेरे पास में सब उसके डिटेल्स थे, उसने टैक्स इनवॉइस दिया है, उसने रिटर्न फाइल किए, 1 फाइल किया, 3B किया नहीं किया मुझे पता नहीं। तो ये गार्गो ट्रेडर्स का जजमेंट बहुत अच्छा है, यहाँ पर क्लियर कट कर दिया कि कैंसलेशन ऑफ जीएसटी रजिस्ट्रेशन ऑफ सप्लायर विद रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट कैन नॉट इफेक्ट द आईटीसी। आप उससे वसूल करो, और ये बहुत सीरियस चीज है। हमने सीबीआईसी में एक ऐसी भी केस दी है, एक पैन है उसके ऊपर जीएसटी नंबर लिया था 17-18 में, बाद में वो बंदा भाग गया, अब वापस उसी पैन पे 22-23 में नया जीएसटी नंबर भी देवा है, और ये प्रूफ हमने दिया। तो डोंट गो बाय द फेस ऑफ रिकॉर्ड, देयर कैन बी हैंड होल्डिंग ऑफ द ऑफिसर एंड दैट सप्लायर ऑल्सो। हम बार बार ये क्यों बोल रहे हैं कि हमने आईटीसी लिया है, मेरी जेन्युइन ट्रांजैक्शन है, मुझे तो मिलना ही चाहिए। सप्लायर के साथ में क्या हुआ है दैट इज नॉट माई लुकआउट। और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो मैं आपको साथ में शेयर कर रहा हूं। सो वी मस्ट फाइट इफ आवर केस इज जेन्युइन। फेक आईटीसी के ऊपर मैं चर्चा नहीं कर रहा हूं। कलकत्ता हाईकोर्ट का टाइकून सप्लायर का भी जजमेंट है, जहां पर इसको चैलेंज किया था सेक्शन 16(2)(c को। तो इसके ऊपर भी अब हम देखेंगे कि क्या होगा। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में भी ये 16(2)(c चैलेंज हो चुका है कि आप रेसिपिएंट पे कैसे जवाबदारी डाल सकते हो जब सप्लायर टैक्स नहीं भर रहा है। तो कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी चैलेंज है। अब ये एक विमल अलॉय, वो बंदा दिख रहा है क्या कर रहा है, वो
अब ये बंदा विमल ऑलॉय वाला ये एआर मांग लिया उसने आईटीसी, और आपको पता है एडवांस रूलिंग कहां जाती है, किसको कौन देता है एडवांस रूलिंग? डिपार्टमेंटल। आईटीसी के पॉइंट पे वो कोर्ट में जाने के बजाय वो चला गया। अब क्या होगा किस्सा? तो यहां पर इशू क्या है कि मैंने सप्लायर से माल खरीदा है और वो सप्लायर ने जिससे माल खरीदा, ए परचेज फ्रॉम बी, बी परचेज फ्रॉम सी। अब सी अगर डिफॉल्ट करेगा तो बी का आईटीसी जाएगा। अब बी से मैंने लिया है तो मेरे पे प्रॉब्लम आएगी क्या? कभी कभी एडवांस रूलिंग किस क्वेश्चन पे करना ये भी मालूम होना चाहिए। अब ये बंदे ने इतना एडवांस सवाल पूछ लिया तो वो ऑफिसर ने भी बहुत एडवांस जवाब दे दिया। वो उसने बोल दिया कि जो प्रीसीडिंग सेलर्स है उन्होंने अगर कुछ पैसा नहीं दिया होगा तो वो बी को नहीं मिलेगा तो आपको भी नहीं मिलेगा। तो एडवांस रूलिंग में अगर आईटीसी के क्वेश्चन जाते हैं तो ऐसे प्रॉब्लमेटिक्स आ जाते हैं, तो बड़ा ध्यान से अपने को देखना चाहिए कि किस तरीके से हम एडवांस रूलिंग अप्लाई कर रहे हैं। तो दिस वाज अ वेरी इंटरेस्टिंग एडवांस रूलिंग विच आई वांटेड टू पुट बिफोर यू, विमल अलॉय का। देन कम्स नेक्स्ट 16(2)D। दोस्तों ये सेक्शन बहुत सिंपल है, ये बोलता है कि रिटर्न भरो सेक्शन 39 के हिसाब से। अब मैंने लेट रिटर्न फाइल किया, सितंबर के बाद किया, तो क्या गलती हुई? मुझे तो आईटीसी मिलना चाहिए। रिसेंट गुजरात हाईकोर्ट का जजमेंट भी है, सामने वाले का सस्पेंशन कर दिया था, उसको 2 साल के बाद में रजिस्ट्रेशन मिला, उसने 2 साल के बाद में रिटर्न भरे, तो ऑफिसर ये बोलता है कि नहीं नहीं नहीं, तूने 2 साल के बाद रिटर्न भरे हैं, तेरा तो वो गया सितंबर तक टाइम, तूने रिटर्न लेट भरे हैं, हम आपको आईटीसी नहीं देंगे। सो दैट शुड नॉट बी द केस। इट्स अ प्रोसीजरल कंप्लायंस। मैं अगर रिटर्न रेट भी फाइल कर रहा हूं तो मुझे आईटीसी मिलना चाहिए, क्योंकि सेक्शन 39 का रेफरेंस है, मैंने 3B भर दिया तो मुझे आईटीसी मिलना चाहिए। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज है जहां पर अपने को ध्यान में रखनी है, रेसिपिएंट की जवाबदारी है। अब आते हैं नेक्स्ट, 180 दिन में पेमेंट करना। कितने लोग कंप्लाई कर रहे हैं इसको? आप में से कितने लोग कंप्लाई कर रहे हैं? मेरा ये कहना है कम से कम अपने सीए की खुद की बिल के बारे में तो कंप्लाई करो। उसका रिटर्न हम ही भर रहे, वो हमारी ही फीस 6 महीने के बाद दे रहा, हम उसके ऊपर जीएसटी जेब से भर रहे हैं और उसको हम आईटीसी भी दे रहे। आप खुद का तो रिवर्सल करा दो, देखो कैसा फर्क पड़ेगा, कम से कम ये तो फायदा होगा। तो ये 180 दिन के ऊपर भी बहुत बवाल होने वाले हैं आगे, क्योंकि अब इसको इंटरेस्ट से भी जोड़ दिया गया है और अब इंटरेस्ट के साथ पैसा भरना पड़ेगा और जब पे करेंगे तब वापस लेना पड़ेगा, प्रोपोर्शनेट बेसिस पे भी मिलेगा। सो देयर इज लॉट ऑफ इश्यूज दिस विल कम। और ये कब आएंगे इश्यूज? जब ऑफिसर को कुछ नहीं मिला तो 31 मार्च के वो अपने क्रेडिटर्स लेके बढ़ जाएगा और बोलेगा बताओ कि आपने 6 महीने पुराने कितने क्रेडिटर्स है, तो फिर ये इशू जन्म लेगा। अगर वो ऑफिसर को ऑडिट में कोई बड़ा इशू मिल गया तो फिर ये छोटे मोटे केसेस में वो हाथ डालेगा नहीं। बट दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट 180 डेज क्राइटेरिया। अब इसके ऊपर भी लिटिगेशन देखेंगे बाद में क्या आते हैं। डेप्रिसिएशन लिया है तो आईटीसी नहीं मिलेगा, आई थिंक इसके ऊपर कोई चर्चा होनी नहीं चाहिए ज़्यादा। अब आते हैं नेक्स्ट 16(4). दोस्तों ये 16(4) जो है ये रेसिपिएंट की जवाबदारी है। अब अगर सप्लायर 1 लेट फाइल करता है सितंबर के बाद, सप्लायर अगर वो नवंबर में फाइल करता है आगे के पीरियड में, तो मुझे आईटीसी क्यों मना कर रहे हो? दिस इज एप्लीकेबल टू मी। अब ये जो सेक्शन है 16(4), आपने अगर गौर से पढ़ा होगा, अपने आईटीसी के कितने डॉक्यूमेंट्स हैं? टैक्स इनवॉइस, डेबिट नोट, एंड थर्ड इज एनी अदर ड्यूटी पेइंग। This is missing from section 16(4). आप पढ़ो क्या दिया गया है सेकेंड लाइन में, द टैक्स क्रेडिट इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी इनवॉइस और डेबिट नोट। यहां पर और एनी अदर ड्यूटी पेइंग डॉक्यूमेंट शब्द है क्या? नहीं। अब इसका परिणाम क्या हुआ?
एक केस आई थी हमारे पास, IGST इंपोर्ट्स के ऊपर भरा था, 2 साल पुराना था, 1.25 करोड़ का था। मैं बोला भाई तू ले ले, बोले वो 16(4) में डिसअलाउ करेगा, एनी अदर ड्यूटी पेइंग डॉक्यूमेंट है ही नहीं, तो सेक्शन 16(4) वो लगाएगा कहां से? सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, व्हाट इज एनी अदर ड्यूटी पेइंग डॉक्यूमेंट? अगर वो चीज यहां नहीं है तो उसका ITC हम ले सकेंगे, सेक्शन 64 में 16 सबसेक्शन 4 में कवर्ड ही नहीं है। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट रीडिंग हियर। और इसमें थोड़ा उन्होंने चेंज कर दिया है, इसको कर दिया है नवंबर। अब ये नवंबर क्यों किया ये पहले तो समझ में नहीं आया, बट बाद में पता चला अरे ये अच्छा किया। अब आगे हम जब देखेंगे रूल 37(4) तो पता चलेगा ये क्यों अच्छा किया। फ्यूचर लिटिगेशन को रिड्यूस करने का काम थोड़ा बहुत इन्होंने यहां पर किया है, वो हम देखेंगे रूल 37(4). अब जब ये यहां पर हम जाते हैं तो एक केस मिलती है अपने को EDP मार्केटिंग की। ये केस बहुत अच्छी है कि अगर 2A में नहीं भी दिखा तो भी ITC दो, सामने वाले ने 1 लेट भरा है तो भी उसको ITC दो। सेक्शन 16(4) में आप मना नहीं कर सकते हो कि सामने वाले ने लेट रिटर्न फाइल किया। हाँ, मैंने लेट रिटर्न फाइल किया है तो मेरे को आप प्रश्न पूछो, रीजनेबल कॉज रहेगा, प्रोसीजरियल डिले है, क्या इशू है, मुझे ITC दो। जैसा अभी गुजरात के केस में हमने देखा, रिवोकेशन के केस में 2 साल के बाद उसका रिवोकेट हुआ, उसने 2 साल बाद में रिटर्न भरे, तो पर कोर्ट ने कहा कि दो उसको ITC, क्योंकि सेक्शन 16(4) इज अ प्रोसीजरियल थिंग, इसमें कोई इशू नहीं आना चाहिए। नेक्स्ट कम्स हमारे लिए जो यहाँ पर सूरत टेक्सटाइल का तो चैलेंज किया ही है 16(4) को, मद्रास हाईकोर्ट ने RK मोदी के केस में भी चैलेंज हुआ है ये मैटर। देन केरला हाईकोर्ट का सेंट जोसेफ टी कंपनी का बहुत अच्छा जजमेंट है कि GSTR 1 अगर नहीं भी दिखता है तो भी ITC दो, सामने वाला अगर नहीं भी भर रहा है बट उसने पैसे भरे होंगे, नहीं भरे होंगे, आप चेक करो, हमको ITC दो। हो सकता है उसने DRC 03 से पैसे भरे होंगे। देन कम्स वेरी इंपॉर्टेंट DY बीथल एंटरप्राइजेज जजमेंट ऑफ मद्रास हाईकोर्ट, और भगवान भला करे इस जजमेंट का। कभी कभी कैसे भला हो जाता है देखो, ये सप्लायर भी उसी स्कूल में था, रेसिपिएंट भी उसी स्कूल में था, मतलब जो जुरिडिक्शनल ऑफिसर था उसी के पास में वो रेसिपिएंट था और उसी के जुरिडिक्शन में वो सप्लायर था, और उस बंदे ने वो रेसिपिएंट का ITC मना कर दिया। रेसिपिएंट उठ के कोर्ट में गया, कोर्ट के अंदर जाने के बाद में कोर्ट ने कहा भैया वो सप्लायर तेरे ही जुरिडिक्शन में है, तेरा ही वो बंदा है, तो तूने उसको असेस किया क्या? इसने बोला नहीं किया, चल उठ। अगर वो दिल्ली के स्कूल का रहता था, कलकत्ता के स्कूल का रहता था, तो वो बोल देता था भैया ये उधर का जुरिडिक्शन है, मुझे पता ही नहीं है, और लंबी केस होती थी। बट DY बीथल एंटरप्राइजेस का जजमेंट फैक्ट्स के वजह से हमारे बेनिफिट के लिए आ गया, और बहुत अच्छा जजमेंट आ गया। और इसके ऊपर से अब हम इसको ये कर रहे हैं कि सप्लायर के डिफॉल्ट का पनिशमेंट रेसिपिएंट को नहीं मिलना चाहिए, क्रेडिट रिवर्स नहीं होना चाहिए। बाद में VVR कंस्ट्रक्शन का भी जजमेंट है जो हम यूज कर सकते हैं। ITC कैन नॉट बी डिनाइड ड्यू टू नॉन फाइलिंग ऑफ GSTR 1 देन बाय सप्लायर। हाँ, इंटरनल सर्कुलर आया था महाराष्ट्र का, उसको सेंट्रल गवर्नमेंट में भी लिया, बाद में हमारा CA सर्टिफिकेट लेके 16, 17, 17, 18 का जो भी 2.5 लाख के ऊपर है, 5 लाख के ऊपर है, वो भी आया। आप लोगों ने भी यूज किया होगा, उसका सर्टिफिकेशन का फायदा लिया होगा। इसका मतलब क्या है, 16(4) को गवर्नमेंट एनहांस कर सकती है, छूट दे सकती है। इंटरनल सर्कुलर के थ्रू उन्होंने 17-18 को लाया था, बट इशू कहां से आया? अक्टूबर 19 के बाद, रूल 36(4) आने के बाद, वहां से फिर ये चीजें बंद हो गई। तो 17-18, 18-19 एंड टिल अक्टूबर 19 वी कैन यूज सच थिंग्स एंड वी कैन गो अहेड। नाउ सेक्शन 16(4) ये रेसिपिएंट की जवाबदारी है। सप्लायर अगर लेट फाइल करे तो मेरा ITC मना नहीं होगा। अगर मैं लेट फाइल करता हूं तो रीजनेबल कॉज क्या है क्या नहीं है, ये सारी चीजें देखनी पड़ेगी। देन यहां पर एनी ड्यूटी पेइंग डॉक्यूमेंट का शब्द नहीं है, तो उसका फायदा हम ले सकते हैं, तो ये लेना चाहिए। देन कम्स बर्डन ऑफ प्रूफ, सेक्शन 155। ये जो भी झमेला है ITC का, इसकी सारी जवाबदारी किसके ऊपर है? रेसिपिएंट पे, क्योंकि हमने ITC लिया है।
अब सारा काम असेसिंग ऑफिसर का हम ही करने वाले हैं भविष्य के अंदर, क्योंकि हमने आईटीसी लिया है और ये सारा हमारे ऊपर ही जवाबदारी डाली है कि हमने ही प्रूफ देना है। सेक्शन 140 के ऊपर हम ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि ये ऑलरेडी क्लोज मैटर है। सेक्शन 17 के अंदर कुछ पास्ट और फ्यूचर और प्रेजेंट लिटिगेशन चल रहे हैं और इसके अंदर बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें आई है और ये एआर के अंदर ज़्यादा रेफर हुई है। एआर के अंदर क्या रेफर हुआ है, टॉप लिंक मोटर कार का था कि डेमो कार के ऊपर मुझे आईटीसी मिलेगा क्या, तो मिलना ही चाहिए। यहाँ पर ये एआर था ऑटोमोबाइल्स वालों के लिए। देन कम्स नेक्स्ट एमक्यूआर फार्मास्यूटिकल, कैंटीन के सर्विसेज दे रही है कंपनी, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को दे रहा है तो आईटीसी मिलेगा। जितना हम पैसा एम्प्लॉय से ले रहे हैं उसके ऊपर कैंटीन सर्विसेज पे। फिर ये एक एआर टाटा मोटर्स का था जहां पर अब 13 सीटर्स के ऊपर की जो बसेस है, 13 सीटर के ऊपर की जो व्हीकल्स है उसका आईटीसी मिलना शुरू हुआ है 1 फरवरी 2019 से। और मुझे जो चर्चा करनी है वो मैं यहाँ से चर्चा करूँगा, वो है इमूवेबल प्रॉपर्टी, सेक्शन 17(5)(c) एंड D। बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से यहाँ पर लिटिगेशन चालू है। ये क्या कहता है कि वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट अगर करेंगे और अगर आप वो सर्विसेज लेंगे और अगर आप आगे देंगे तो आपको आईटीसी मिलेगा, और अगर आपने उसका इमूवेबल प्रॉपर्टी बनाई, उसको कैपिटलाइज किया तो आईटीसी नहीं मिलेगा। नाउ व्हाट इज मीन बाय इमूवेबल प्रॉपर्टी? सीधा ये हॉल बनाया मैंने तो मुझे आईटीसी नहीं, बट अगर इसका रिपेयर्स किया, इसको कैपिटलाइज नहीं किया तो आईटीसी मिलना चाहिए, क्योंकि सेक्शन 17(5)(c)(d) ये मुझे डिनाई नहीं करता। तो ये एक इंपॉर्टेंट रीडिंग है, बट इसके ऊपर क्या झगड़े हो रहे हैं, झगड़ा जा रहा है, अभी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ऑर्डर आना बाकी है, सफारी रिट्रीट का है और बहुत इंपॉर्टेंट जजमेंट ये हम वेट कर रहे हैं। दोस्तों ये मैं क्यों कह रहा हूँ, जीआईडीसी से लीजिंग के ऊपर प्लॉट्स लिए हुए हैं। अब लीजिंग के ऊपर प्लॉट्स लेके उसके ऊपर सेकंड सेल के सेकंड असाइनमेंट के ऊपर जीएसटी लग रहा है। फिर वहाँ पर हमने कोई फैक्ट्री बनाई है, वो फैक्ट्री को भी हम लीज के ऊपर दे रहे हैं, तो फिर उसका भी मुझे आउटवर्ड टैक्स भरना पड़ रहा है, तो मुझे आईटीसी क्यों नहीं मिलना चाहिए? तो हम पहले सोच रहे थे कि ये मॉल्स वालों के लिए, मैरिज हॉल्स वालों के लिए, शॉप्स वालों के लिए, बट अब वैसा नहीं रहे। ये मैन्युफैक्चरर्स एंड ट्रेडर्स बाकी सबको एप्लीकेबल होने जाएगा आगे, क्योंकि जहाँ पर भी इंडस्ट्रियल प्लॉट्स है, सिडको है, हडको है, लीजिंग ट्रांजैक्शंस हो रही है, वहाँ पर आउटवर्ड पे जीएसटी लग रहा है, आउटवर्ड पे जीएसटी लग रहा है, तो मुझे इनवर्ड क्यों नहीं मिलना चाहिए? ये सारे झगड़े आगे आएंगे। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट जजमेंट विच वी हैव टू वेट फॉर। और ये केस आगे लार्जर ब्रांच को रेफर हुई है। एक ये एसआर कंस्ट्रक्शन का एआर है, ये त्रिपुरा हाईकोर्ट का जजमेंट है। यहाँ पर होटल इमूवेबल प्रॉपर्टी बन रही थी और उसका उन्होंने डिमांड रेज किया है, और यहाँ पर बोला है कि ये जो भी बन रहा है ये आपको आईटीसी नहीं मिलेगा। तो ये एक इम्पॉर्टेंट है कि आईटीसी किसको नहीं मिलेगा? जो अल्टीमेटली इमूवेबल प्रॉपर्टी बना रहा है। बट यहाँ पर ऑर्डर ये बना दी थी कि आप वर्क्स कॉन्ट्रैक्टर हो, आप ले रहे हो सीमेंट रेती खड़ी, और आप ये होटल वाले को सर्विसेज दे रहे हो वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट की। तो वो ऑफिसर ने ज़्यादा दिमाग लगा के 17(5) में डिसअलाउ कर दिया। तो त्रिपुरा हाईकोर्ट ने कहा ऐसा नहीं है भाई, उसका इनवर्ड है और आउटवर्ड वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट है जो टैक्सेबल है, तो उसको आईटीसी दो। तो ऐसी भी केस यहाँ पर देखने को मिली है अपने को। अब आते हैं सांघी एंटरप्राइजेस का। यहाँ प्री फैब्रिकेटेड बिल्डिंग्स बनाई उन्होंने, और उन्होंने कहा कि भैया ये तो मैंने प्री फैब्रिकेटेड बिल्डिंग्स बनाई है, मुझे आईटीसी दे दो। बट यहाँ कहा गया कि ये इमूवेबल प्रॉपर्टी बन रही है, आपको आईटीसी नहीं मिलेगा प्री फैब्रिकेटेड का एआर। मुझे एक इंटरेस्टिंग एआर आगे आएगा, उसके ऊपर ज़्यादा मैं टाइम दूंगा। वेस्टर्न कंसेशन का भी यहाँ पर एक एआर है कि आप पाइपलाइंस फैक्ट्री के बाहर डालोगे तो आपको वो आईटीसी नहीं मिलेगा, क्योंकि पाइपलाइंस आउटसाइड द फैक्ट्री नहीं। दिस इज द एआर विच आई वांटेड टू डिस्कस। कैसे कैसे इशू पनप जाते हैं, कहाँ से, ये देखिए आप। सिर्फ देखने का नजरिया हमारा चाहिए, बड़ा इंटरेस्टिंग है। यू विल ऑल्सो फील वेरी डिलाइटेड कि ये क्या गड़बड़ी कर दी सामने वाले ने। ये हाउसिंग सोसाइटी है, हाउसिंग सोसाइटी मेंबर से पैसा लेती है
और रिपेयर्स और मेंटेनेंस करती है खुद के सोसाइटी का। अब ये मेंबर से क्यों पैसा ले रही है? टू रिपेयर्स एंड मेंटेन दैट, उसके ऊपर वो जीएसटी भर रही है। और अब ये जो रिपेयर्स मेंटेनेंस का खर्चा वो आ रहा है, उसके ऊपर एआर बोलता है आईटीसी मिलेगा नहीं। यानी एआर में गया कोई आईटीसी का इशू लेके तो उसको फटका बैठना है, बेटर टू गो टू हाई कोर्ट्स। अब यहां पर क्या कहा गया कि आपने जो आईटीसी रिपेयर्स मेंटेनेंस के लिए 18% से लिया, आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि 17(5)(c ये कहता है कि आउटवर्ड शुड बी वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट, और आप वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट करते नहीं हो। यू आर सोसाइटी, हाउसिंग सोसाइटी, यू आर गिविंग सर्विसेज टू मेंबर। अब ऐसा एआर आएगा तो क्या होगा, जो कि गलत लगता है अपने को, क्योंकि आउटपुट पे मेरे टैक्स है तो मुझे इनपुट पे क्रेडिट मिलना चाहिए। मैंने रिपेयर्स मेंटेनेंस लिए, मैंने मेंबर से सामने से पैसा लिया, मेंबर से कंट्रीब्यूशन लिया, तो मुझे वो आईटीसी मिलेगा। 7,500 का जो मिनिमम लिमिट है उसको क्रॉस करने के बाद में की बात कर रहे हैं। तो ये एआर के अंदर द एप्लीकेंट सोसाइटी इज नॉट एलिजिबल टू आईटीसी ऑन द टैक्स पेड ऑन वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट सर्विसेज रिसीव्ड फ्रॉम देयर अपॉइंटेड कॉन्ट्रैक्टर, क्योंकि 17(5)(c ये कहता है कि यू आर नॉट प्रोवाइडिंग वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट सर्विसेज। मतलब क्या हो गया, फिर मेरे सोसाइटी के बायलॉज अमेंड करो, उसके अंदर मैं वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट सर्विसेज भी दूंगा, फिर रजिस्ट्रेशंस के अंदर जाओ, पर दैट शुड नॉट बी द केस। मेरा बिजनेस एंड फर्दरेंस ऑफ बिजनेस के तहत मुझे आईटीसी मिलना चाहिए। नेक्स्ट, ये 17(5)(h है और G है। यहाँ पर सबसे ज़्यादा झगड़ा हो रहा है, वो हो रहा है H पे, लॉस, स्टोलन, डिस्ट्रॉयड, रिटर्न ऑफ। और ये I के अंदर भी थोड़ा इशू होता है। जब ऑडिट के लिए या सर्वे के लिए या कहीं पे भी कोएर्सिव एक्शन होती है, तो शो कॉज नोटिस देने के पहले ऑफिसर ये बोलता है कि भैया इतने पैसे भर, और वो 74 में भरने लगाता है। हम बोलते हैं कि हम 73 में भरेंगे, वॉलेंट्री भरेंगे। अगर वॉलेंट्री भरेंगे तो आईटीसी मिलेगा। जैसे आरसीएम रह गया और मुझे आज भरना पड़ रहा है, ऑफिसर आगे तो हम बोलते हैं कि 73 में भर देंगे, वो बोलता है नहीं तू 74 में भर। 74 में भरा तो नीचे अटक जाएगा, ब्लॉक हो जाएगा। 73 में गया तो मिलेगा, तो 73 में ही भरना चाहिए। जब तक शो कॉज नोटिस नहीं आती तब तक तो हम 73 को यूज कर सकते हैं। अब ये फ्री सैंपल और फ्री गिफ्ट जो आइटम्स है, इसके ऊपर थोड़ा इशू है। मद्रास हाईकोर्ट के अंदर इसके ऊपर आया था, एआरएस स्टील के अंदर। ये जो प्रोसेसिंग लॉस है, मैंने कोई चीज बना रहा हूं तो प्रोसेसिंग लॉस अगर होता है तो उसका आईटीसी मिलेगा। पहले सेनवैट में नहीं मिलता था, जीएसटी के अंदर मिलेगा। देन कर्नाटका का एआर सुफ्रा कोर्ट्स का है, यहां पर बहुत क्लियर कट दिया है कि जो भी फ्री गिफ्ट्स और फ्री सैंपल देंगे उसका आईटीसी नहीं मिलेगा। देयर इज अ डिफरेंस इन फ्री सेल, एक के ऊपर दूसरा फ्री, वो हम पहला खरीद रहे हैं इसके लिए दूसरा मिल रहा है। और देयर इज अ डिफरेंस इन गिफ्ट, देयर इज नो कंसिडरेशन, नो रेसिप्रोकेटरी, इसके लिए इसके आईटीसी नहीं मिलते। अब तेलंगाना का भी बॉम्बिनो प्लास्ट का है एआर, ये भी एक इम्पॉर्टेंट है, पर इसको उल्टा कर दिया। अब सीएसआर के ऊपर आईटीसी नहीं दे रहे, पहले आईटीसी मिलेगा, अब सीएसआर के ऊपर आईटीसी नहीं मिलता। अब ये जो मैंत्रा डिजाइन का एआर है बहुत इंटरेस्टिंग है। मेरे को कुछ कुछ इंटरेस्टिंग चीजें ढूंढनी है ना, तो मैं एआर पढ़ता हूं कि कैसे दिमाग लगा सकता है ऑफिसर। अब ये जो मैंत्रा है, ये बेचारे अपने अच्छे अच्छे कपड़े बनाते हैं, वेबसाइट पे बेचते हैं। अब ये चले गए एआर मांगने। काय के लिए एआर मांगा उन्होंने? कि भाई हम वाउचर्स देते हैं, हम वाउचर्स खरीदते हैं। वाउचर्स 10,000 रुपए का मैंने खरीदा, उस कूपन कोड को मैंने मेरे सप्लायर को दे दिया। मैंत्रा परचेस्ड इट, वहां पर कपड़े बेच रहे कोई, तो वो सप्लायर को हमने वो वाउचर दे दिया, उसने वो नंबर दे दिया कस्टमर को। अब कस्टमर जब मैंत्रा के साइट पे आएगा तो वो वाउचर को रिडीम करेगा, वो कोड डालेगा, वो 10,000 के कपड़े ले ले, शर्ट ले ले, पैंट ले ले, वॉट एवर इट में भी। तो वाउचर के ऊपर बहुत क्लियर है कि वाउचर इज नॉट गुड्स नॉट सर्विसेज। बट क्या हुआ, शुरुआत में जीएसटी था तो सब लोगों ने बोला भाई टेंशन न को, तो वाउचर के ऊपर सप्लायर ने टैक्स लगा दिया। अब वो मैंत्रा वाले ने ले लिया, मैंत्रा वाले ने उसका आईटीसी ले लिया।
अब ये एआर के लिए गए कि मैंने जो वाउचर्स लिए हैं उसका आईटीसी मुझे मिलेगा क्या। अब एआर वाला तो दीड़ शाना है, उसने क्या बोला कि सप्लायर लेवी टैक्स ऑन वाउचर्स, वाउचर्स आर नॉट गुड्स एंड सर्विसेज सो यू विल नॉट गेट आईटीसी। ये पूछने को क्या गया कि मेरे को टैक्स लग के आया है और मैं इसका आईटीसी लूं क्या, क्योंकि मैं ये कस्टमर को दे रहा हूं और मैं फ्री नहीं दे रहा हूं। वो मेरे साथ में 50,000 का माल खरीदेगा तो 10,000 का वाउचर दूंगा, तो इट्स फॉर फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। बट वो एआर वाले ने क्या दिमाग लगाया कि ये वाउचर नॉर गुड्स नॉर सर्विसेज, सप्लायर ने टैक्स लगाया होगा तो लगाया होगा, हम आपको आईटीसी नहीं देंगे। यानी एक नए एरिया के तरफ हमको लेके जा रही है। तो ये भी एक इशू है और ये महिंद्रा का एआर हमने देखना चाहिए, बड़ा ही इंटरेस्टिंग है और आगे इश्यूज क्रिएट करेगा। नाउ वी कम डाउन टू नेक्स्ट इंपॉर्टेंट डिस्कशन। ये मैनीकेयर का भी एक एआर है, यहाँ पर रिवर्स चार्ज के ऊपर टैक्स भरा था तो एम्प्लॉयज ट्रांसपोर्टेशन के लिए वो 1 फरवरी के बाद में मिल जाएगा, क्योंकि वो एम्प्लॉय की रिस्पॉन्सिबिलिटी है तो उसको आईटीसी मिलता है। पॉस्को का हम ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। देन वैंगो प्राइवेट लिमिटेड, ऑरिस्टो बिलियन की भी सेम केस महिंद्रा जैसी थी। नाउ वी कम टू नेक्स्ट इंपॉर्टेंट डिस्कशन, फ्यूचर ऑफ आईटीसी लिटिगेशन। विदिन 5 to 10 minutes I will close, then we will move ahead। अब ये आईटीसी में आगे क्या आ रहा है, आगे आईटीसी में जब हम देखेंगे तो यहाँ पे आया है सेक्शन 38। जो भी 2A के अंदर आईटीसी मिल रहा है वो आईटीसी आपको 38 के कंडीशंस के हिसाब से मिलेगा। और वो कंडीशंस क्या क्या है, तो सबसे पहली कंडीशंस ये दी गई है कि अगर हमने किसी से माल लिया है, वो रजिस्टर्ड पर्सन है, तो हम आपको आईटीसी नहीं देंगे फ्रॉम द डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन टू सर्टन पीरियड। यानी नए बच्चे आएंगे जीएसटी में, उनसे आपने माल खरीदा तो 2 महीना 3 महीना आपको आईटीसी नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि वो नया बच्चा स्कूल में कैसे बैठता है, क्या बैठता है, हमको ही नहीं मालूम। क्योंकि भावनगर में आज रजिस्ट्रेशन लिया, कल 10 करोड़ का टर्नओवर कर दिया, भाग गया, बैठा ही नहीं स्कूल में। तो अब उनको ये चल रहा है कि हम ऐसा रोकेंगे, और वो किसको रोक लगाएंगे? रेसिपिएंट को। बदमाशी कौन करेगा? सप्लायर। दिस इज फ्यूचर ऑफ लिटिगेशन। पहले तो जीएसटी में रजिस्ट्रेशन लोग ले नहीं रहे, नंबर 2 के व्यवहार बाहर ही कर रहे, और जो आ गया उससे हमने माल लिया तो हमारे को रजिस्ट्रेशन रुकेगा। दिस इज द वन थिंग। सेकेंड, डिफॉल्ट अगर किया सामने वाले ने तो हम आपको आईटीसी नहीं देंगे, भले ही आपके 2B के अंदर 2A में दिख गया, बट फ्यूचर के अंदर उसके ऊपर टैक्स नहीं भरा तो आपको आईटीसी नहीं। मतलब क्या हो रहा है कि बैंक के पासबुक में जैसा चलेगा वैसा फ्यूचर में आईटीसी चलेगा। आपको 10,000 रुपए की एंट्री बैंक में आ गई, बैंक ने 4 दिन के बाद वापस ले ली, अरे भाई हमने गलती से डाल दी थी, दैट वाज नॉट योर, दे डिपॉजिटेड एंड रिवर्स, होता है ना, इट इज नॉर्मल। तो वैसा ही यहाँ पर होगा कि हमने आपको आईटीसी बता दिया था, कम्युनिकेट कर दिया, नाउ वी आर टेकिंग इट बैक बिकॉज सप्लायर हैज नॉट पेड द टैक्स, और ये कंटिन्यूअस चलने वाला है आगे। और इसके साथ में अगर वो जीएसटीआर 1 फाइल कर रहा है, उसमें उसने 10 लाख का सेल बताया सप्लायर ने, 3B के अंदर 8 लाख ही बताए, तो 2 लाख का डिफरेंस फ्यूचर में हमको मालूम पड़ा, तो हम उतना आईटीसी आपको देंगे नहीं। अब ये कैसे नहीं देंगे? हमारे 2A के अंदर एंट्री आ जाएगी कि भैया तूने मई के अंदर इससे माल खरीदा था, अब ये सितंबर में हमको मालूम पड़ा, आईटीसी नहीं। नेक्स्ट, क्रेडिट अगर उसने ज्यादा ले लिया सप्लायर ने तो मुझे आईटीसी नहीं मिलेगा। अब ये कहां का न्याय है? देखो, आईटीसी लेना मतलब ये किसका ट्रांजैक्शन है? सप्लायर एंड रेसिपिएंट। तो वो समझो दोनों मियाँ बीबी, दोनों में झगड़ा हो गया तो आईटीसी नहीं। बट अब ये तीसरा क्या है? साले के यहां कुछ प्रॉब्लम हो गया तो मियाँ बीबी में भी झगड़ा होगा। अब वो सामने वाले ने अगर सप्लायर को आईटीसी नहीं मिला तो मेरा क्या प्रॉब्लम? बट ये फ्यूचर में आ रहा है लिटिगेशन, और लास्ट के अंदर आ रहा है कि अगर वो लायबिलिटी डिस्चार्ज करने में प्रॉब्लम आई तो फ्यूचर के अंदर
ये कंडीशंस के साथ में रिस्ट्रिक्शंस डाल के आईटीसी रिवर्स करेंगे और कुछ क्लास ऑफ पर्सन्स और गुड्स आइडेंटिफाई होंगे, जैसा स्क्रैप वाला है, जैसा सीमेंट वाला, इनसे अगर माल लिया तो आपको आईटीसी नहीं, ये रोक के आईटीसी देंगे। सो दे विल फाउंड आउट कि कौन बदमाश HSN कोड है, कौन सा SAC कोड है, जैसा ब्रोकरेज एंड कमीशन, तुरंत आईटीसी देंगे ही नहीं ब्रोकरेज एंड कमीशन का, क्योंकि मालूम है आखिरी एंट्री इसी के आने वाली है। तो ये सारी चीजें वो रोकेंगे और ये फ्यूचर है। और ये सारा करने में उन्होंने एक इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट ला ली है, वो अमेंडमेंट ला ली है सेक्शन 41 में, जो मुझे आपको बतानी थी कि ये जो भी हमने चर्चा करी है, जो भी आईटीसी अपने को 1 अक्टूबर 22 से मिल रहा है, ये प्रोविजनल है। उन्होंने कह दिया कि जो भी क्रेडिट हम आपको दे रहे हैं ये क्या है, प्रोविजनल। और ये प्रोविजनल रहने से हम फ्यूचर में बताएंगे आपको कि टैक्स रिवर्सल करना है तो आप रिवर्सल करो, अगर रिवर्सल नहीं किया तो इंटरेस्ट भरो, और जब सप्लायर भर देगा तो क्रेडिट मिल जाएगा। बट ब्याज का क्या, जो मैंने भरा है उसके ऊपर कोई कमेंट नहीं। तो दोस्तों, दिस इज द फ्यूचर ऑफ लिटिगेशन विच इज कमिंग अप। अब ये डॉक्यूमेंटेशन 36 पे मैं ज़्यादा डिस्कस नहीं करूँगा। 36(4) ये पास्ट हो गया, पर इसका झगड़ा अभी भी चलेगा। 20% से 10%, 10% से 5% हुआ। आगे अभी 19-20, 20-21 के नोटिसेस आएंगी, तो 16(4) के ऊपर लड़ाई तो चलने वाली है अपनी। देन कम्स नेक्स्ट इंपॉर्टेंट रूल 37(4). ये मुझे डिस्कस करना था लास्ट में। जो नवंबर डेट करी है ना उन्होंने 16(4) की, कि आप नवंबर तक रिवर्सल कर दो, ये अच्छा किया। तो उसकी प्रोसीजर 37 में दी। क्या दिया कि हम आपको बताएंगे कि पिछले साल, यानी मान लो 23-24 के अंदर आपने इतना आईटीसी लिया, उसमें से 1 लाख रुपए का आईटीसी ये सप्लायर भर नहीं रहा है, तो सितंबर तक हम आपको बता देंगे कि पिछले साल जो भी आईटीसी आपने लिया था, हम आपको सितंबर तक बता देंगे कि ये 1 लाख का आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि ये सप्लायर भर नहीं रहा है। जैसे हमने आपको ये बताया 2B के अंदर, 2A के अंदर, तो आपने सितंबर तक रिवर्स करना है, ये नवंबर तक रिवर्स करना है, यानी सितंबर तक वो अपने को बताएंगे, और रिवर्सल कब करना है अपने को, नवंबर तक, यानी अक्टूबर के रिटर्न के अंदर उसको रिवर्स करो। अगर आपने रिवर्स कर दिया तो नो इंटरेस्ट, अगर नवंबर के बाद में इंटरेस्ट किया, ये रिवर्सल किया, तो इंटरेस्ट। तो क्या हो गया, बहुत सिंपल हो गया। अब अगर कोई बदमाशी करेगा तो रेसिपिएंट को वो डायरेक्ट आके नहीं पकड़ेंगे, वो बोलेंगे कि सितंबर तक रुको, सप्लायर को पकड़ो सितंबर तक। सप्लायर ने अगर कंप्लायंस कर दिया तो रेसिपिएंट को आईटीसी वैसा भी मिल गया। अगर सप्लायर पकड़ में नहीं आ रहा है सितंबर तक, तो फिर रेसिपिएंट को पकड़ो अक्टूबर में, अक्टूबर में उससे आईटीसी रिवर्स कराओ, नहीं किया तो फिर बाद में इंटरेस्ट लगाओ। सो दिस इज अ गुड थिंग। जो इमीडिएट रिवर्सल चीजें थी वो अब पोस्टपोन्ड हो गई, सितंबर तक ये चलेगी, एंड ये अपने दिस फाइनेंशियल ईयर से लागू हो गया। तो अक्टूबर 22 से लागू हो गया, हमारे लिए ये अच्छा है। दिसंबर 22 में ये आया था, सो वी मस्ट गो एंड टेक द एडवांटेज ऑफ दिस। ब्लॉक क्रेडिट, ये झगड़ा चलते रहता है, सबसे ज़्यादा केसेस इसकी बनती है, क्योंकि ऑफिसर्स को पावर है वो क्रेडिट ब्लॉक करने का, बट आई विल नॉट टेक मच ऑफ इट। स्क्रूटिनी पैरामीटर्स के ऊपर मुझे नहीं लगता कि ज़्यादा चर्चा करेंगे, बट उन्होंने बना के लिए है कि नॉन जेन्युइन टैक्स पेयर से आपने माल लिया तो आपको आईटीसी नहीं मिलेगा, तो हमने क्या क्या देखना चाहिए वो यहाँ पर है। देन 3B नॉन फाइलर्स का अगर नोटिस आया तो क्या करना चाहिए, वो यहाँ पर हमने डिस्कस किया था। RC कैंसर सप्लायर से अगर मान लिया इसकी नोटिस आई तो क्या करे, उसका भी हमने डिस्कशन किया है, उसके ये चेक पॉइंट्स है। देन 9 के अंदर जो अमाउंट दिख रही है, जो 2A के अंदर दिख रही है, और फिर हमने जो आईटीसी लिया है 3B, उसका रिकंसिलेशन के इशू पुराने हैं। अब 16(4) के इश्यूज आगे आ ही रहे हैं, इसको रेसिपिएंट को लगना चाहिए, सप्लायर को नहीं लगना चाहिए। देन कम्स द लास्ट पैरामीटर ISD, ये लुप्त प्रजाति है, ISD कोई रहे नहीं आजकल, तो हम ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। हाँ, RCM जो भी हम भरेंगे उसका ITC मिलेगा, ये हमने देखते रहना चाहिए। सो लास्ट में अभी
क्या क्या ध्यान में रखना है, जुलाई 22 से ग्रॉस आईटीसी बताना है 3B के अंदर, ये सब लोग ध्यान में रखें तो ही ये टैली होगा। देन सप्लायर ने अगर नहीं भरा तो मुझे आईटीसी डिसअलाउ हो रहा है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी चैलेंज है। 16(2) इसके ऊपर भी आगे इशू है, 16(4) में इशू चालू है, 17(5) ये ब्लॉक मोबाइल प्रॉपर्टी वाला हमको ध्यान में रखना पड़ेगा। 38 इज द फ्यूचर ऑफ लिटिगेशन। देन रिक्लेम ऑफ आईटीसी हम क्लेम कर सकते हैं अगर रिवर्सल एक्स्ट्रा कर दिया है, तो इसके ऊपर भी हमारे को ध्यान में रखना पड़ेगा। इंटरेस्ट एंड पेनल्टी के इश्यूज तो अभी आगे आएंगे और भी। तो दोस्तों ये था समरी ऑफ लिटिगेशन। सो ऑल द बेस्ट इन जीएसटी प्रैक्टिस। क्योंकि हमको ऐसे ही भागते रहना पड़ेगा, सीजीएसटी और एजीएसटी ये दो घोड़े हैं, इनको लेके भागना है, आगे बढ़ना है। एंड इन लाइफ सप्लाई हैप्पीनेस विदाउट कंसिडरेशन। हम अच्छे तो सब अच्छे, सबका मंगल हो, सामने वाला अच्छा रहेगा तो ही मैं अच्छा रहूँ, खुशियाँ दूँ, ऐसा नहीं। सो विदाउट कंसिडरेशन सप्लाई हैप्पीनेस। विद दिस वर्ड्स, सॉरी फॉर एनी एरर्स ओमिशंस, सॉरी फॉर माई स्पीड, क्योंकि मुझे 3 बजे की फ्लाइट है, तो आई विल बी लिविंग। यू टेक योर लंच, यू एन्जॉय, and this PPT will be available to you. You can take it. Thank you.